नमस्कार, प्रवासी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नूतन शेखावत। ईटीवी राजस्थान दुनिया में फैले राजस्थानियों के लिए एक सेतु का काम कर रहा है। धोरों की धरती का डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है। प्रवासी दुनिया के कोने कोने में मरुधरा का मान बढ़ा रहे हैं। ये लोग सालों से अपनी माटी की महक से दूर हैं, लेकिन ईटीवी राजस्थान ने प्रवासियों की आवाज को भी बुलंद करने के लिए ये मुहिम शुरू की है। इसका नाम है प्रवासी न्यूज। और इस बुलेटिन में सबसे पहले देखेंगे न्यूज राउंडअप। वापी नगरपालिका के पूर्व कॉर्पोरेटर और राजस्थानी समाज के अग्रणी स्वर्गीय मंजूबेन दायमा की याद में राजस्थान प्रगति मंडल चैरिटेबल की ओर से मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। राजस्थान भवन में आयोजित रक्तदान शिविर में बड़ी मात्रा में लोग रक्तदान करने पहुंचे। कार्यक्रम में पार्टी के विधायक और वलसाड़ भाजपा के जिला प्रमुख कनुभाई देसाई सहित राजस्थानी समाज के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर स्वास्थ्य तपास शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। जैन तेरापंथ के आचार्य महाश्रमण ने अपने आगामी सालों में चातुर्मासिक मंगल प्रवेश का ऐलान कर दिया है। आचार्य 2016 में कोलकाता, 2017 में गुवाहाटी, 2018 में चेन्नई, 2019 में बेंगलुरु और 2020 में हैदराबाद में चातुर्मास प्रवास पर रहेंगे। आचार्य करीब 98 साधु साध्वियों के साथ 2 साल पहले राजस्थान से पैदल अहिंसा यात्रा पर निकले थे। 2014 का चातुर्मास प्रवास दिल्ली से करते हुए 2015 का चातुर्मास प्रवास नेपाल में कर रहे हैं, जहां हजारों लोगों के बीच की गई इस घोषणा से दक्षिण भारत से नेपाल पहुंचे लोग खुशी से झूम उठे, जो कई वर्षों से उम्मीद लगाए बैठे थे। आचार्य महाश्रमण जी की सुशिष्या साध्वी श्री प्रज्ञाश्री के सानिध्य में जैन श्वेतांबर तेरापंथ सभा बेंगलुरु की नई टीम के साथ शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन तेरापंथ भवन गांधीनगर में हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में गणमान्य जनों ने हिस्सा लिया। बद्रीलाल जी पितलिया तेरापंथ समाज के नवनिर्वाचित अध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण ली है। मैं संपूर्ण टीपीएफ की ओर से उन्हें हार्दिक अभिनंदन एवं बधाई देता हूं। श्रीमान बद्रीलाल जी पितलिया हमारी संस्थाओं में कई पदों पर रह चुके हैं, कई बहुत अनुभवी हैं एवं सरल व्यक्तित्व के धनी हैं। मैं चाहूँगा कि वो तेरापंथ समाज को और ऊंची ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे एवं साथ में समाज से भी अपेक्षा करता हूँ कि वो उन्हें अपना सहयोग देंगे। अपनी पूरी टीम की ओर से, पूरे महिला मंडल की ओर से बद्रीलाल जी पितलिया को आज बहुत बहुत बधाई देती हूँ और चाहती हूँ कि वो अपने जो नए नए आयाम लाए हैं या जो भी अपनी योजनाएं हैं या अपनी एक सोसाइटी में जो चेंज लाना चाहते हैं वो ज़रूर लाए। हम सब उनके साथ हैं। बद्रीलाल जी ने जो जवाबदारी ली है वो बहुत ही तारीफ के काबिल है और इस उम्र में बद्रीलाल जी ने इतनी बड़ी जवाबदारी ली है, तो ये उनका अनुभव और लोगों को, पूरे समाज को बहुत सारी उम्मीदें हैं। जैन श्वेतांबर तेरापंथ सिवांची मालानी महिला समूह द्वारा आयोजित 7 दिवसीय इफेक्टिव पब्लिक स्पीच कोर्स का समापन समारोह आदर्श कॉलेज में किया गया। इस अवसर पर तेरापंथ महिला मंडल बेंगलुरु की अध्यक्ष पुष्पा गन्ना विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थीं। बीस जुलाई को बेंगलोर सेंट्रल जोन सेंट्रल द्वारा एक मीटिंग आयोजित हुई, जिसमें जोन के प्रेसिडेंट सुशील तलेसरा एवं सेक्रेटरी विनोद जैन, वाइस प्रेसिडेंट अशोक चोपड़ा और कोषाध्यक्ष पदम जी एवं सभी कार्यकारिणी की उपस्थिति में विभिन्न सेवा कार्यों पर चर्चा हुई। सुशील तलेसरा ने इस मानव संस्था से ज्यादा लोगों के जुड़ने की अपील की। बीते सप्ताह चेन्नई के साहूकार पेट पहुंचे राज्यसभा सांसद मेघराज जैन का प्रवासी राजस्थानियों ने जोरदार स्वागत किया, जिसमें प्रवासी राजस्थानी पवन राज पुरोहित, महावीर कोठारी, सीडे संघ लोढ़ा विशेष तौर पर उपस्थित रहे। मरुधरा के लाल जिस भी जगह गए हैं, अपनी माटी से आज भी जुड़े हैं। सालों पहले उत्तराखंड पहुंचे रविंद्र जैन के परिवार की दास्तां भी ऐसी ही है। यहाँ इन्होंने न केवल कारोबार आगे बढ़ाया, बल्कि स्थानीय राजनीति में भी नाम कमाया है। लेकिन बावजूद इसके इनका राजस्थान से नाता बहुत गहरा है। घर में आज भी राजस्थानी संस्कृति जिंदा है, जिसे ये अपनी अगली पीढ़ी में भी आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखेंगे सूरत में कारगिल विजय दिवस के मौके पर आयोजित हुआ एक खास कार्यक्रम।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सूरत में शहीद गोवर्धन ढाका नाम के संस्थान ने करगिल विजय दिवस के मौके पर एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें करगिल युद्ध के शहीदों के घर वालों को सम्मानित किया गया। 26 जुलाई 1999 को करगिल में घुसपैठ करने वाले पाकिस्तानियों पर भारतीय सेना ने ऐतिहासिक विजय हासिल की थी। इस जीत की याद में हर साल 26 जुलाई को विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। सूरत में शहीद गोवर्धन ढाका नाम की संस्था ने करगिल विजय दिवस मनाया। इस कार्यक्रम में करगिल युद्ध के शहीदों के घर वाले भी शामिल हुए, जो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए खास तौर पर राजस्थान से सूरत आए। शहीदों के घर वालों को इस कार्यक्रम में 11,000 रुपए का चेक और 11,000 का फिक्स डिपॉजिट देकर सम्मान किया गया। जो कार्यक्रम है 26 जुलाई कारगिल शहीद हम लोग हर साल 2006 से यहाँ सूरत में मना रहे हैं। जो देश में कारगिल की चोटियों में शहीद हुए हैं उन वीरांगनाओं को बुलाकर उनका सम्मान किया गया है और ये सम्मान हमारे लिए गौरव की बात है। और उन सब वीरांगनाओं को 11,000 रुपए की चेक और FDR सभी समाज वालों ने, ऐसे पब्लिक स्कूल में और गणमान्य लोगों ने दी है। ये बहुत ही गौरव और सम्मान की बात है। राजस्थान से जो वीरांगनाओं को फाउंडेशन ने बुलाया है, मैं कोटि कोटि तारीफ और अभिनंदन करता हूं शहीद गोवर्धन सिंह ढाका फाउंडेशन के श्रीमान ढाका जी का, कि इन्होंने एक बेहतर निर्णय लिया और इनकी दूरगामी योजना भी है। विजय दिवस कार्यक्रम के दौरान शहीदों के घर वाले भावुक भी हो गए। इनका कहना है कि आज हम अपने घरों में देश के बहादुर सैनिकों की बदौलत ही चैन से सो सकते हैं। देश के लिए जी रहे हैं, हम किसी मर रहे हैं, वहाँ पर सीमा के ऊपर खड़े हुए हैं। वो देश के लिए तो खड़े हैं, जो कि ये भारत की जनता है, ये आराम से नींद में सो रही है और उनके पीछे हम आज जिंदे हैं। उन्हीं के पीछे जो कुछ रहा है हमारा देश, उसी के ऊपर निर्भर करता है। इस कार्यक्रम के दौरान करगिल जंग के शहीदों की पत्नियां भी मौजूद रहीं। इनकी बहादुरी भी अपने पतियों से कम नहीं है। इन्हें अपने पतियों की शहादत पर गर्व है। जंग में अपने करीबियों को खोने के बाद भी ये लोग अपने बच्चों को भी देश की सेवा के लिए देने को तैयार हैं। आज को बहुत अच्छा लगा। मेरे पति ने देश के लिए सबसे पहले चूरू जिले का शहीद था, उसने वहाँ पर बलिदान किया। उसके लिए मुझे बहुत गर्व है। जरूरत पड़े तो हम भी तैयार हैं, हमारा लड़का भी तैयार है। इस बात के लिए मुझे बहुत गर्व है। यकीनन शहीदों के इन घर वालों का ये हौसला सम्मान के काबिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। खुद की भाषा से प्रेम होने की बात तो हर कोई करता है, लेकिन उसके लिए कुछ करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। आज जब राजस्थानी भाषा अपनी मान्यता के लिए संघर्ष कर रही है और उसके बोलने वाले भी कम होते जा रहे हैं, तो ऐसे माहौल में जो भी कोई है जो राजस्थानी फिल्मों के जरिए अपनी संस्कृति और भाषा को जीवित रखने की कोशिश में है। देखिए मुंबई से मनीष दवे की एक खास रिपोर्ट। मुंबई में रोजी रोटी कमाने आए पाली जिले के कैलाश चौधरी को जब लगा कि राजस्थान से बाहर आने वाले प्रवासियों की नौजवान पीढ़ी अपनी बोली और संस्कृति से दूर होती जा रही है, तो उन्होंने इस दिशा में कुछ करने की सोची। कैलाश अपने बड़े बुजुर्गों की कही राजस्थानी कहानियों को फिर से लोगों को कहने की सोची, तो उन्होंने इसके लिए सिनेमा का माध्यम चुना। इस मामले में उनकी प्रेरणा रहे साउथ के फिल्म प्रोड्यूसर, जो उनके अंकल भी हैं। मेरे अंकल जो थे उनकी प्रेरणा मेरे साथ रही हर टाइम। मेरे अंकल जो साउथ के आज नामचीन व्यक्ति है, बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है उनका, सुपर गुड फिल्म प्रोडक्शन हाउस के नाम से उनका साउथ में बड़ा प्रोडक्शन हाउस है। RB चौधरी हमारे अंकल से। उन्होंने अब तक साउथ की, तमिल में, तेलुगु में बहुत बड़ी बड़ी मूवियाँ उन्होंने बनाई है। 85 के करीब उनकी मूवी बनी है। तो मैं उनकी फिल्मों को देख के उनसे प्रेरणा लेके मैंने चाहा कि मैं भी इस फिल्म लाइन में कुछ करूं। अमूमन राजस्थानी फिल्मों का प्रदर्शन राजस्थान के कुछ शहरों तक ही सीमित होकर रह जाता है, लेकिन कैलाश चौधरी का उद्देश्य तो कुछ और ही था। इसके लिए वो अपनी फिल्म को पूरे देश में फैले प्रवासी राजस्थानियों के पास लेकर गए। मेरा ऐसा सोच था कि मैं इस इंडस्ट्री को बाहर तक ले जाऊं, जहां प्रवासी रहते हैं,
जैसे मुंबई में रहते, साउथ में रहते, गुजरात में रहते, सब जगह राजस्थानी रहते। मेरा ऐसा प्रयास था कि मैं मूवी को घर घर तक पहुँचाऊँ। जैसे मायट भाषा को आप मत भूल रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो भाषा भूले नहीं, वो उनको याद रहें, उनके पास मूवियाँ जाती रहेगी तो उनको वो रिकवरी से होती रहेगी। जैसे घर में भी भाषा आजकल बोलते नहीं है बहुत सारे लोग, तो मैंने मायाजाल में उसका वो बहुत बखूबी प्रयास किया। साउथ में हमने इस मूवी को बहुत अच्छी तरह से चलाया, बॉम्बे में उसको अच्छी तरह चलाया, गुजरात में हर सेंटर में लगभग 7-8 सेंटर में एक साथ हमने रिलीज़ किया और दर्शकों का अच्छा रिस्पांस भी मिला। प्रवासियों ने हमें बहुत अच्छा आशीर्वाद भी दिया। हाल ही में राज्य सरकार ने निर्णय लेते हुए राजस्थानी फिल्मों की अनुदान राशि को बढ़ाकर 10 लाख करने की घोषणा की है। कैलाश चौधरी ये मानते हैं कि राज्य सरकार को ये कदम राजस्थानी फिल्मों के लिए अच्छी शुरुआत हो सकता है, बशर्ते इसके नियमों को थोड़ा सरल किया जाए। जो कंडीशन जो उन्होंने इस सब्सिडी के लिए डाली है वो एकदम किसी के समझ में नहीं आएगी, और वो पूरा करते करते फिल्म वाला फिल्म इससे अच्छा तो डायरेक्ट रिलीज़ कर लेगा, सब्सिडी के चक्कर में ना पड़े। उल्टा लॉस है, मतलब जहाँ मिलना चाहिए, जो प्रोत्साहन देने के लिए जो सब्सिडी दी हुई है वो कहीं काम की नहीं रही, क्योंकि जितने नियम्स उसमें डाले हैं वो एकदम बेकार है, वो नियम कुछ काम के नहीं है। फिल्म निर्माण क्षेत्र में निर्माण करने के बाद जब हम उनके पास सब्सिडी के लिए जमा करवाते हैं तो वहाँ से रिलीजिंग ऑर्डर ही हमें 2-2 साल तक नहीं मिलता। जब 2 साल तक रिलीजिंग ऑर्डर नहीं मिलेगा तो हम 2 साल तक रिलीज़ नहीं कर पाएंगे। कैलाश चौधरी का मानना है कि किसी भी भाषा को जिंदा बनाए रखने में सिनेमा कारगर साबित हो सकता है। साउथ की फिल्में इसी बात का उदाहरण है। साउथ की तर्ज पर ही चौधरी राजस्थान में फिल्में बनाना चाहते हैं। इसके लिए वो जल्द ही साउथ की फिल्म का राजस्थानी में रीमेक बनाएंगे। चोली चूनड़ भीजे अंग अंग रंगड़ो लगाओ रे, अंग अंग रंगड़ो लगाओ रे। यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। राजस्थान के लोगों ने सिर्फ व्यापार में नहीं, सामाजिक क्षेत्र में भी काफी नाम कमाया है। ऐसा ही एक नाम है कमल मुरारका। राजस्थान के शेखावाटी से ताल्लुक रखने वाले मुरारका की पहचान एक उद्यमी, राजनीतिज्ञ और उससे भी ज्यादा एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर है। मुरारका परिवार राजस्थान के झुंझुनू जिले के नवलगढ़ गांव का रहने वाला है। 1930 के दशक में कमल मुरारका के दादा राम कुमार मुरारका ने महाराष्ट्र के सोलापुर में टेक्सटाइल के व्यवसाय की शुरुआत की थी। 1940 में पारिवारिक बंटवारे के बाद कमल मुरारका के पिता ने मुंबई में फिर से टेक्सटाइल व्यवसाय की शुरुआत की, जिसके बाद मुरारका की परवरिश मुंबई में ही हुई। उस जमाने में जैसे बॉम्बे का जो रवायत थी कि अंग्रेजी शिक्षा करो, अंग्रेजी स्कूल में जाओ, तो कैथीड्रल स्कूल में दाखिला हो गया, तो वो बड़ा डिसिप्लिन होता था। आजकल के जैसे नहीं है, बड़ा टाइम से और बड़े कड़क होते थे। हमारे अंग्रेज प्रोफेसर थे, तो वो 9 साल अच्छा रहा। 62 में कंप्लीट किया, सीनियर कैम्ब्रिज होता था। वो पेपर जाते थे लंदन करेक्शन के लिए, तो अच्छी तालीम थी। फिर सेंट जेवियर्स कॉलेज ज्वाइन कर लिया, साइंस। उस ज़माने में था जिसके नंबर अच्छे हैं उसको साइंस करना चाहिए, बिना सोचे समझे। यानी व्यावसायिक फैमिली से हैं, कोई गाइड करने वाला नहीं था कि इसका कोई उपयोग नहीं है। केमिस्ट्री फिजिक्स कर लिए, फिर पढ़ाई छोड़ दी बीच में, बिजनेस ज्वाइन करना है, बिजनेस में चले गए। पारंपरिक संयुक्त परिवार से ताल्लुक रखने वाले मुरारका टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग के व्यवसाय को संभालते रहे, लेकिन जब परिवार का बंटवारा हुआ तो उनके हिस्से में गेनन डंकरली कंपनी आई, जिसका आज की तारीख में सिविल, मैकेनिकल और जनरल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काफी बड़ा नाम है। मुरारका का सफर यहीं पर नहीं थमना था। इस बार उनकी मुलाकात जनता पार्टी के दिग्गज नेता चंद्रशेखर से हुई। इस एक मुलाकात से उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आया। हमारे चाचा जी आर मुरारका, संयुक्त परिवार था, तो वो मुरारजी भाई के खास लेफ्टिनेंट थे और लोकसभा में थे 52 से 67
झुंझुनू लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्ट होते थे वो। उस समय जातिवाद का इतना वो नहीं था, जाटों की हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी, अब तो वहाँ जाट ही इलेक्ट हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। तो 15 साल वो पार्लियामेंट में रहे, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, उनकी काफ़ी इज्जत थी। तो चंद्रशेखर जी नए नए उस टाइम MP बने थे, उनकी कमेटी में थे वो। तो जब बम्बई आए तो हमारे घर पे चंद्रशेखर जी ठहरे, और उस टाइम वो बिल्कुल युवा तुर्क बिरलास के खिलाफ झंडा लिए हुए, हम यंग थे, चाचा से जुड़े हुए थे। हमने कहा भाई ये नेता तो ये है हमारा, ये तो बात हुई कुछ, तब से हम उनके साथ जुड़ गए। जनता पार्टी से जुड़ाव के बाद तो उन्हें राज्यसभा में जाने का मौका मिला। 1988 से 1994 तक वो राज्यसभा में सांसद रहे। चंद्रशेखर सरकार के दौरान वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी रहे। मुरारका अपने राजनीतिक जीवन को मूल्यों पर आधारित राजनीति बताते हैं, जिसमें राजनीतिज्ञों में समाज के लिए कुछ करने की इच्छा रहती है। बहुत बहुत बढ़िया रहा, क्योंकि एक तो पीरियड ऐसा था, 88 में मैं गया राज्यसभा में, राजीव गांधी का बोलबाला था, 400 सीट लोकसभा में उसकी थी। हम लोग जनता पार्टी में यशवंत सिन्हा और हम साथ साथ इलेक्ट हुए थे, तो हमको मौका मिल गया। ऑपोजिशन में तो मौका रहता है, तो काफ़ी हमने, अब 1-1.5 साल में इलेक्शन हो गया, VP सिंह की सरकार बन गई, यानी हम लोग थे उसमें, तो मिनिस्टर नहीं थे लेकिन सरकार में वैसे थे। फिर चंद्रशेखर जी की सरकार बन गई, उसमें हम लोग मिनिस्टर थे। फिर नरसिम्हा राव की सरकार, यानी 6 साल में राज्यसभा के टर्म में मैंने 4 तो प्राइम मिनिस्टर देख लिए। तो बहुत मोमेंट, बहुत इवेंटफुल था वो, और बहुत अच्छा अनुभव रहा। अपने सियासी सफर के दौरान राज्यसभा में दिए गए खुद के भाषणों पर एक किताब भी लिखी, जिसे लेफ्ट ऑफ सेंटर नाम से प्रकाशित किया गया। राज्यसभा सांसद के तौर पर कार्यकाल खत्म करने के बाद मुरारका ने व्यवसाय की ओर लौटने के बजाय अपना रुख समाज सेवा की ओर कर लिया, और इसी दौरान मुरारका फाउंडेशन की स्थापना हुई। मुरारका फाउंडेशन शेखावाटी में किसानों और गरीब तबके के लोगों के साथ साथ महिला उत्थान के लिए काम कर रही है। नहीं, वो बहुत बढ़िया। वो पार्लियामेंट का जब टर्म खत्म हुआ तो जनता से जुड़ा हुआ काम करने की इच्छा हुई। तो बम्बई रहता हूँ, लेकिन बम्बई में तो बहुत बड़ा है बॉम्बे, तो वहाँ शेखावाटी चले गए, जहाँ मैं 30 साल तक गया नहीं था। और हालांकि वो काफ़ी चेंज हो गया था शेखावाटी भी, लेकिन फिर भी वहाँ गैप काफ़ी है, और एग्रीकल्चर एरिया है वो। तो किसानों के बीच में काम किया, शिक्षा और हेल्थ में भी किया, लेकिन किसानों के बीच में बहुत गैप था। तो हमको पता भी नहीं था कि ऐसे पकड़ लेगा वो। करते करते ऑर्गेनिक फार्मिंग पकड़ लिया, क्योंकि वहाँ के किसान गरीब हैं। वो पंजाब की तरह रासायनिक खाद यूज़ नहीं करते, गोबर यूज़ करते थे वो। तो वर्मी कल्चर करके तो इतना 25-50 हज़ार किसान उसमें इन्वॉल्व हैं, हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं, ऑर्गेनिक ग्रो करते हैं। बहुत अच्छा अनुभव है। व्यवसाय, राजनीति और समाज सेवा में अपना जीवन लगाने वाले मुरारका का मानना है कि हमारे देश में प्रतिभाओं को उचित मौका नहीं दिया जाता। अगर ये परेशानी दूर हो जाए तो देश और भी तेजी से तरक्की कर सकता है। मैं समझता हूँ, आज भी समझता हूँ, कि एक एवरेज भारतीय नागरिक की जो प्रतिभाएं हैं उसका उपयोग हम लोग नहीं कर पाते। सरकारी तंत्र हम लोग का ऐसा बना हुआ है कि वो ब्यूरोक्रेसी और वहाँ फंस जाता है। अब तो कुछ शुरू हुआ है, कुछ स्टार्टअप, और ये देख रहा हूँ यंग लोग। ये मेरी हमेशा से मंशा थी कि जो हमारे यहाँ काम करते हैं, इतना तेज़ है लड़का, अब उसको अंग्रेज़ी नहीं आती क्योंकि उसको शिक्षा नहीं मिली, इसको अंग्रेज़ी पढ़ा दो तो बहुत तेज़ है। आज वो धीरे धीरे हो रहा है बहुत धीरे, लेकिन हो रहा है। मुरारका को किताबें पढ़ने के साथ साथ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का भी काफी शौक है। उनकी खींची गई फोटोग्राफ्स की प्रदर्शनी भी लग चुकी है। मुरारका मुख्य तौर पर महात्मा गांधी और पंडित नेहरू को ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन मिर्जा गालिब और शेक्सपियर को भी उन्होंने काफी पढ़ा है। अपने जीवन में बहुत सी संस्थाओं में विभिन्न पदों पर रहने वाले मुरारका BCCI के वाइस प्रेसिडेंट और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। जिंदगी के इस दौर में व्यवसाय की कमान अपने परिवार को सौंपने के बाद मुरारका सामाजिक जीवन में काफी सक्रिय हैं और मुरारका फाउंडेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मनीष दवे, ETV न्यूज, मुंबई। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। अगले शनिवार फिर होंगे हाजिर देश विदेश में रह रहे प्रवासी राजस्थानियों की खबरों के साथ। आप अपनी खबरों को हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 0707367888 पर, या मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है prawasinews@atv.co.in पर। तो दीजिए इजाजत, नमस्कार।